हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब गुड मॉर्निंग दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं परागण के बारे में। तो जानते हैं परागण कहते किसे हैं। देखिए, पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण। ठीक। परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझते हैं। देखिए, ये होता है दो प्रकार का, एक होता है स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण तीनों को समझते हैं। पर परागण, स्वपरागण, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और पर परागण। देखिए, ये कोई पुष्प लगा हुआ है, इसमें गमला है, इधर भी एक गमला है, इससे दो शाखाएं निकल गई। और इधर भी एक ठो है। पहले स्वयुग्मन समझते हैं। देखिए, जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को कहते हैं स्वयुग्मन। ठीक। अगला, जब किसी पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को कहते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक। अब देखिए, अगला क्या हो जाएगा पर परागण में। जब किसी पौधे के पुष्प का जब किसी एक पौधे के जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को कहते हैं पर परागण। ठीक। देखिए, अगर एक ही पुष्प है, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया तो उसको कहेंगे स्वयुग्मन। एक ही पेड़ के एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया तो इसे कहेंगे सजात पुष्पी परागण। अब एक पौधे के किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो इस क्रिया को कहते हैं पर परागण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोगेमी, इसको कहते हैं गेटोनोगेमी, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आगे समझते हैं। अब देखिए, ये दो प्रकार का हुआ, इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक अजैविक और दूसरा जैविक। अजैविक मतलब देखिए, पर परागण कहेंगे किसे, जब भी परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम द्वारा हो, किसी बाह्य साधन द्वारा हो, उसको कर्मक कहते हैं। तो जब कर्मक द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उसको कहते हैं पर परागण। ठीक है, यानी इसमें माध्यम चाहिए होता है। तो जब भी किसी माध्यम द्वारा परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस क्रिया को कहते हैं पर परागण। अब जिस माध्यम द्वारा पर परागण होता है उसी का नाम दे देते हैं। जैसे कीट द्वारा हुआ तो कह देंगे कीट परागण, पक्षी द्वारा होगा पक्षी परागण, मानव द्वारा होगा मानव परागण, हाथी द्वारा होगा हाथी परागण, वायु द्वारा होगा वायु परागण, लड़की द्वारा होगा लड़की परागण। तो ठीक है, देखिए, अजैविक में दो चीजें आती हैं, एक आता है वायु, अगला होता है जल। अजैविक यानी जो निर्जीव हो, जैविक का मतलब सजीव से है, तो जो निर्जीव रहते हैं उसमें दो ठो वायु और जल। जैविक में इसमें एक ही आता है जंतु। अब जंतु के अंतर्गत बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कीट हो गया, चमगादड़, हाथी, पक्षी। ठीक। पर परागण में एक ठो और पढ़ लेते हैं, इसी जैविक में ही उसको रख लेंगे, कृत्रिम परागण। ठीक, तो सब समझ लेते हैं सबको धीरे धीरे से। तो ये चार्ट बनाना हो तो बना लीजिए, फिर मिटाकर सबको समझा रहे हैं। देखिए,
अगर परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा संपन्न हुई तो उसको कहेंगे चमगादड़ परागण। ये कदम में होता है, कदम। अगर परागण की क्रिया हाथी द्वारा हुई तो इसको कहेंगे हाथी परागण। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है रिफ्लेशिया, 10 से 12 किलो का। उसमें क्या होता है? हाथी परागण। रिफ्लेशिया 10 से 12 किलो का एक पुष्प होता है, तो उसका माला बनाइए, पहना दीजिए, मर जाएगा। अरे बहुत वजन हो जाएगा माले का, पहना दीजिए लेकिन गिर जाएगा, इतना वजन माला। पक्षी भी वही हो जाएगा, पक्षी के माध्यम से परागण की क्रिया होगी। कृत्रिम परागण, जब मानव परागकण को अपनी इच्छा अनुसार वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करे तो उसको कहते हैं कृत्रिम परागण। ठीक, इन तीनों को डिटेल से चर्चा करना है, इन तीनों की, कीट, जल और वायु। तो एक एक करके तीनों की चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें वायु परागण देखते हैं। कोई सा भी पहला कीट परागण ही देख लेते हैं। कीट परागण, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, देखिए अब पराग कणों का जो स्थानांतरण है वो कीट के माध्यम से होगा। तो ये होता है अंजीर में, पीपल में और गूलर में। तो इन सब में क्या होता है? कीट परागण। ठीक, कमल में भी होता है, कमल में, सूर्यमुखी, अच्छा हाँ, रातरानी, जो सुगंधित पुष्प होते हैं उसमें ज्यादा करके यही होता है। तो अब ये जो पुष्प होते हैं इनकी कुछ विशेषता होती है। तो विशेषता में देखिए क्या क्या विशेषता होती है। जो कीट परागित पुष्प हैं उनकी विशेषता होगी, कीट कहाँ जाएंगे पुष्प की ओर। अगर पुष्प का जो आकार होता है वो विशेष आकार होगा। विशेष आकार में या तो वो बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। बड़े या छोटे रहेंगे वो समूह के रूप में रहेंगे। जैसे सूरजमुखी हो गया, बड़ा पुष्प है तो उसके जो दल पुंज होते हैं सब समूह में रहेंगे, दल सभी समूह में रहते हैं। तो इनका जो आकार है वो विशेष आकार रहता है। दूसरा, अब देखिए कीट भोजन की तलाश में जाते हैं। अब भोजन की तलाश में जाते हैं तो इनका जो दल पुंज होता है, ये जो पुष्प होते हैं ये आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षक। अब इनका जो आकर्षकपन है वो पुष्प को बुला लेगा, कम हियर, पुष्प तुरंत कहेगा ओके आई विल कम, पहुंच जाएगा, तुरंत जाएगा। तो आकर्षण में देखिए ये आकर्षक किसके कारण है? इसमें पाया जाता है सुगंध। सुगंध को सूंघते हुए कीट आगे दौड़ते हुए। इनमें पाया जाता है मकरंद। ठीक, मकरंद मतलब वही जो कीट चूसने जाते हैं, इनके पुष्पों का रस जो होता है उसी को मकरंद कहते हैं। कीट वही मकरंद की तलाश में पहुंच गए। असल में कीटों का भोजन होता है परागकण। तो ये गए वर्तिकाग्र पर बैठे या पुष्प के किसी भाग पर बैठे, पराग कणों को खाना शुरू किए। पराग कण का अगर स्फुटन हुआ है या तो वहां से मकरंद चूस रहे हैं, तो अब ये इनके पैरों में गलती से परागकण लग जाएंगे। अब फिर वहां से उड़कर वो दूसरे पुष्प पे जाएंगे, तो पैरों में परागकण लगे हैं। अब यहाँ से परागकण पहुंच गया दूसरे पुष्प में, तो हो गया कीट परागण। ठीक है। देखिए कीट परागण का उदाहरण अंजीर, पीपर, गूलर। अब देखिए इनका जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, ये चिपचिपा होता है। अब जैसे ही पैरों में परागकण लगे हैं, जैसे ये जाके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो परागकणों को वर्तिकाग्र बुला लेगा, चिपका लेगा आपस में। और इसका चिपचिपापन होता है सुगर के कारण। सुगर वो जो वर्तिकाग्र है वो सुगर स्रावित करता है, इसीलिए वो चिपचिपापन होता है। परागकण वर्तिकाग्र पहुंच गए और यही क्रिया कराती है परागण। तो ये थे कीट परागण और कीट परागण की विशेषता। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, मिटाने वाला रखा है। चलिए अगला है वायु परागण। वायु परागण,
वो था एंटोमिक, इसे कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक। अब देखिए, अगर पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक वायु द्वारा हुआ है तो इसी को कहते हैं वायु परागण, ठीक। या तो लिखना चाहें तो जब पराग कोश से पराग कण वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं वायु परागण, ठीक है। अब देखिए, वायु परागण में जो पुष्पों की विशेषता होगी, विशेषता, वायु परागण होगा गेहूं में, धान में, मक्का में, तो इन विशेषता में इनका कोई विशेष आकार नहीं होता, पुष्पों का कोई विशेष आकार नहीं है, कोई विशेष आकार नहीं। ये जो पुष्प हैं विशेष आकार के हैं नहीं। कीट पुष्पों की ओर तभी आकर्षित होते थे जब पुष्प आकर्षक होते थे, सुगंध उसमें पाई जाती थी। इसमें पुष्पों का आकर्षक होना अनिवार्य नहीं है, आकर्षक होना अनिवार्य नहीं है, यानी पुष्प आकर्षक नहीं होंगे, यानी उसमें जो सुगंध रहेगी और मकरंद इन दोनों से अगर वंचित हैं, वो नहीं पाया जा रहा है, तब भी उसमें वायु परागण हो जाएगा। तो सामान्यतः उसमें पुष्प में सुगंध नहीं होगी, मकरंद नहीं होंगे, इन सब से वो वंचित होगा, ठीक। देखिए, इनमें होता क्या है, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो जो वर्तिकाग्र रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। पहले तो अंदर रहते हैं वर्तिकाग्र, जैसे ही पुष्प परिपक्व हो जाता है वो बाहर आ जाते हैं और वो पंखे नुमा होते हैं। ऐसे वर्तिकाग्र ऐसे होता है, पंखानुमा, ठीक। देखिए ये क्यों होता है अभी बता रहे हैं। वर्तिकाग्र पुष्प के परिपक्व होने पर बाहर आ जाते हैं, ठीक। क्यों आ जाते हैं वो जानिए। इसके जो पराग कण हैं ये रहते हैं छोटे और संख्या में बहुत अधिक रहते हैं और चिपकने वाले नहीं रहते हैं, ठीक। वहां वर्तिकाग्र पर स्रावित होता था शुगर, चिपचिपापन चिपका लेता था, यहाँ परागकण चिपकने वाले नहीं है, इसीलिए जो वर्तिकाग्र होता है वो पंखे की तरह होता है, ऐसे। अब ये चिपकाएगा नहीं, बजा लेगा, रोक लेगा वहीं, और फिर अंदर लेकर परागनलिका का अंकुरण कर लेता है। तो देखिए, परागकण छोटे होंगे, चिपकने वाले नहीं होंगे, हल्के होते हैं परागकण और जलरोधी होते हैं। जलरोधी मतलब इनमें जल बहुत अधिक मात्रा में नहीं रहेगा, हल्के रहेंगे तो वायु में आसानी से उड़ सकेंगे, ठीक। तो ये सभी विशेषताएं जो थी वो वायु परागित पुष्प की विशेषताएं थी। वायु परागण होता किसमें था? गेहूं में, धान में, मक्का में। वायु परागण को अंग्रेजी में कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। कुछ छूट रहा है? नहीं। अगला है, बचा क्या? जल परागण। जल परागण, जल परागण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफिली, ठीक। इसका उदाहरण है वैलिस्नेरिया, हाइड्रीला, ये उदाहरण है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी विशेषता में, ये जो जल परागण, जब अब इस परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब परागकोश का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक जल के माध्यम से होता है तो इसको क्या कहते हैं? जल परागण। इनकी विशेषता देखें तो ये जो पौधे होते हैं वो जलमग्न होते हैं। जलमग्न मतलब ये पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं, ठीक। पहली विशेषता हो गई कि ये जल में पूरी तरह डूबे रहेंगे। अब परागकण, जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोश फट जाता है, तो परागकण बहुत हल्के होते हैं, उनका घनत्व कम होता है, तो जो भी वस्तुओं का घनत्व कम होता है पानी में वो ऊपर आ जाती है, तो परागकण कम घनत्व होने के कारण ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं,
ठीक, तो परागकण सतह पर तैरते हैं। कारण क्या है कि उनका घनत्व कम होता है और वो इसलिए तैरने लगते हैं। अब देखिए वर्तिकाग्र भी, ये पुष्प तो पूरी तरह जलमग्न है, डूबा हुआ है। अब परिपक्व होने में इसमें भी वर्तिकाग्र, इसका तीसरा जो वर्तिकाग्र है ये होता है कुंडलित। कुंडलित मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे, ठीक। अब ये मान लीजिए ऐसे जल है, तो यहाँ से पुष्प निकलना शुरू हुआ है जल में, तो इसके जो वर्तिकाग्र है यहाँ ऊपर तक आएंगे और यहीं अब यहाँ खुल जाएंगे। तो इधर जो भी परागकण टहलता हुआ जा रहा होगा उसको ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो यही बताया गया है इसमें, ठीक। तो देखिए परिपक्व होने पर इसके परागकण ऊपर आ जाते हैं, ठीक, सतह पर आ जाएंगे और ये खुल जाते हैं ताकि परागकण उसमें आ सके, ठीक। तो ये है विशेषता। और ये भी पौधे सुगंध रहित होंगे, पानी में डूबे हुए हैं तो सुगंध की क्या आवश्यकता है, सुगंध रहित और मकरंद रहित, मकरंद रहित, ठीक। देखिए किसी भी शब्द में अगर रहित लगा हो इसका मतलब इसके आगे जो लिखा है वो नहीं पाया जाएगा। अगर युक्त लगा रहे हैं, लिख दें सुगंध युक्त, तो युक्त का मतलब इसके आगे जो लिखा है वो पाया जाएगा, और रहित का मतलब इसके आगे जो लिखा है वो नहीं पाया जाएगा, यानी सुगंध नहीं पाया जाएगी और मकरंद नहीं पाया जाएगा, ठीक। तो ये परागण के बारे में था, उसके प्रकार के बारे में और उसका उदाहरण। अब देख लेते हैं हम हानि लाभ देख लेते हैं, स्वपरागण और परपरागण से क्या हानि है, क्या लाभ है। तो इसमें पहला था स्वपरागण और दूसरा था परपरागण। स्वपरागण में लाभ और हानि, देखिए लाभ क्या है। स्वपरागण में एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प पे जा रहा है, यानी उस पुष्प में कुछ नया लक्षण नहीं आएगा। लाभ में पहला क्या है कि पुष्प की शुद्धता बनी रहेगी, शुद्धता पुष्प की बनी रहेगी। जैसे पापा हैं वैसे बेटवा, पापा पागल बेटवा पागल, ठीक, मतलब जनक पागल संतति पागल, हालांकि ऐसा होता नहीं पौधों में। तो देखिए शुद्धता बनी रहेगी। अब दूसरा, इनको स्वपरागण हो रहा है तो किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, तो इनको बाहरी माध्यम पर निर्भरता नहीं रहती, ये किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं रहते परागण के लिए। अगला देखिए किसी माध्यम की शुद्धता बनी रहेगी, परागण के लिए किसी बाह्य माध्यम पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्वपरागण से जो भी पुष्प बनता है वो शुद्ध होगा, और एक मिनट, स्वपरागण देखिए स्वपरागण जिन भी पुष्प में होता है उनमें जो पुष्प की शुद्धता रहेगी वो बनी रहेगी, और जो भी उसमें परागकण की क्रिया होगी वो बाह्य किसी माध्यम पर निर्भर नहीं रहेगी, ना वायु पर ना जल पर, किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं रहेगी, ठीक है। और इनका वंश जो रहेगा वो शुद्ध रहेगा। अब देखिए जो ऊर्जा होती है, अगर मान लीजिए पुष्प, लाभ है कि पुष्प का सुगंधित होना आवश्यक नहीं है, पुष्प का सुगंधित होना आवश्यक नहीं है। सुगंधित यानी वही जो रंग बिरंगे रहेंगे तो सुगंध निकलेगी। इसमें ऊर्जा खर्चा होती है, यानी ऊर्जा की बचत हो रही है, इसमें ऊर्जा व्यय कम होता है, ठीक। तो ये है उसके लाभ। पुष्प का सुगंधित होना आवश्यक नहीं है, उसमें मकरंद का होना भी आवश्यक नहीं है, मकरंद का होना आवश्यक नहीं है, मकरंद का होना आवश्यक नहीं है, इधर भी आवश्यक नहीं, सुगंध का होना आवश्यक नहीं। ऊर्जा की बचत होती है,
पौधों की शुद्धता बनी रहती है और बाह्य माध्यम पर निर्भर नहीं रहते। अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। ठीक, अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं है। ये थे इसके लाभ। अब लाभ है तो हानि भी कुछ होगी, तो हानि देख लेते हैं। देखिए, इससे जो भी स्वपरागण जिस भी पुष्प में होगा उसमें जो बीज होते हैं वो कमजोर होते हैं। देखिए, बीज कैसे होंगे? कमजोर होंगे। ये पहला हानि हो गया। ठीक, इनमें किसी भी नए लक्षण का विकास नहीं होता, यानी कि भिन्नता नहीं होती। विभिन्नता नहीं होती। ठीक, यानी भिन्नता नहीं आती, कोई भी नया लक्षण विकसित नहीं होता। अब ये जिसमें भी होता है तो ये जो बीज पाए जाएंगे, अब वो बीज जिस भी फल में होगा वो फल जल्दी पकेगा नहीं, फल जल्दी पकते नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हुआ, इसके बीज कमजोर होंगे, इसमें भिन्नता नहीं पाई जाएगी, यानी नए लक्षण नहीं आएंगे, और इसके जो बीज और फल रहेंगे वो शीघ्रता से पकेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए ये था हानि, ये लाभ। अब दूसरा है पर परागण, तो इसके लाभ देख लें और इसकी हानि देख लें। तो इसमें जो भी हानि है वो इसका लाभ हो जाएगा, इसमें जो भी लाभ है लगभग इसकी हानि हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लाभ था, बीज कमजोर थे, इसके जो बीज रहेंगे और इसके बीज कमजोर थे, और इनमें जो प्रतिरोधक थी, प्रतिरोध क्षमता थी वो कम थी, उत्पादकता भी इनकी कम होती है, उत्पादकता भी कम होती है। इधर सब ज्यादा कर देना है। देखिए बीज इधर कमजोर था, इधर बीज प्रबल रहेगा, मजबूत रहेगा, तो जो बीज होगा वो अधिक संख्या में रहता है, अधिक रहेगा, और ये प्रबल होता है, यानी ठीक। दूसरा, नए लक्षण इसमें हम विकसित होते हैं, नए लक्षणों का विकास होता है। तो नए लक्षणों का विकास होगा, भिन्नता आएगी, और जहां भी भिन्नता देखने को मिलती है तो जैव विकास के अध्ययन में वो सहायक होता है। नए लक्षण का विकास होगा तो इसमें क्या आएगी, विभिन्नता आएगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी तो जैव विकास में ये सहायक हो जाएगा। अब देखिए इनका जो बीज है उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता अधिक होगी, उसमें प्रतिरोधकता कम होती थी, इसमें प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी, और इसकी उत्पादकता भी अधिक होगी। वो फल देरी में पकते थे और जिनमें भी पर परागण होगा ये फल जल्दी पक जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये थे इसके लाभ। अब बात करें हानि पर, तो इसमें कोई भी नए लक्षण नहीं, मतलब जनक के लक्षण नहीं, शुद्धता नहीं बनी रहती है, तो बीज है उसकी शुद्धता नहीं बनी रहती, ये इसका हानि है। और क्या हानि हो सकता है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, ये हानि है। पराग, देखिए यहाँ परागकणों की अधिक बर्बाद, मतलब अधिक की आवश्यकता नहीं होती, कम की आवश्यकता होती। यहाँ परागकणों की वायु परागण में परागकणों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब जब अधिक परागकण हैं तो परागण तो एक ही करेगा, बाकी सब तो बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ परागकणों की बर्बादी होती है, परागकणों की बर्बादी। ठीक, एक तो शुद्धता नहीं बनी रहेगी, और जो परागकण है वो बर्बाद हो जाएंगे। ये माध्यम पर निर्भर रहते हैं, अगर माध्यम नहीं मिला तो ये परागण नहीं हो पाएगा। तो आज देखिए इधर स्वपरागण के लाभ हानि, पर परागण के लाभ हानि। ठीक, और इसके कुछ खास लाभ हानि रहते नहीं, और
इधर एक ठो और हानि है, जो पुष्प रहेगा उसका रंगीन और आकर्षक होना आवश्यक है कीट परागण के लिए, वायु और जल में नहीं। अगर वो पुष्प ऐसा नहीं, रंगीन आकर्षक नहीं है, तो उसमें कीट परागण नहीं होगा, तो यानी ये भी हानि ही है एक ठो। अब अंतर देख लेते हैं, स्वपरागण और पर परागण में अंतर। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। तो अब अंतर देखते हैं। देखिए, पहला तो अंतर हो गया परिभाषा का। परिभाषा उदाहरण सहित परिभाषा लिख दीजिए। पहला अंतर, इधर भी परिभाषा। ठीक। दूसरा देखिए, स्वपरागण के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं है, या तो इसमें समकाल परिपक्वता देखी जाती है। समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक का एक ही समय पर तैयार होना समकाल परिपक्वता कहलाता है। इसमें विषम काल परिपक्वता, विषम काल परिपक्वता देखने को मिलती है, मतलब नर मादा अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे। अगला देखिए, इसमें नए लक्षण नहीं आते। ये जो भी स्वपरागित पुष्प रहेंगे उसमें नए लक्षण नहीं आएंगे, और पर परागित पुष्प में नए लक्षण आते हैं, मतलब इसमें नए लक्षण विकसित होंगे। ठीक। इसमें नए लक्षण नहीं विकसित हुए, यानी इसमें पौधे की शुद्धता बनी रहती है। तो इसमें जो शुद्धता है ये बनी रहती है, और इसमें शुद्धता बनी नहीं रहती। इसमें भिन्नता देखने को मिलती है, इसमें शुद्धता देखने को मिलती है। और हाँ, देखिए, स्वपरागण के लिए जो पुष्प है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की जरूरत नहीं है। इसमें माध्यम की जरूरत है, माध्यम की जरूरत होती है। ठीक। इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसमें माध्यम की जरूरत होती है। और क्या हो सकता है? इसके जो बीज होते हैं ये कमजोर होते हैं, इसके जो बीज होते हैं कमजोर या तो दुर्बल, और संख्या में भी कम होते हैं। और इसके बीज प्रबल होंगे यानी मजबूत होंगे, और संख्या में भी अधिक होंगे। ठीक। तो जितना लाभ हानि बताया गया उससे रिलेट करके आप लोग अंतर लिख लीजिएगा। तो आज हमने बात की परागण के बारे में, परागण के प्रकार के बारे में, परागण से लाभ और हानि के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। तो ठीक ठाक ही बात हुई है परागण के बारे में। तो ठीक है, वृद्धों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने व्यक्तित्व को इस तरह विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित तथा सम्मानित महसूस करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।